हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी। और गाइस, मैं आप लोगों के लिए अपना एक चैनल लाई हूँ जिसमें मैं 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज़ कवर करा रही हूँ। गाइस, साथ ही में मैं कुछ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन केस स्टडीज़ भी कराऊंगी जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको आंसरिंग करनी है। गाइस, अभी तक मैंने पूरे 9 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, मतलब फर्स्ट बुक पूरी कंप्लीट और सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, 9th वाला चैप्टर। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने सब कुछ नहीं देखा तो प्लीज इसको जाके देखिए, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस प्रोवाइड करा रही हूँ। जिन चीजों से केस स्टडीज बन सकती है उन चीजों को मैंने बोल्ड किया है, कलर्ड किया है, तो आप लोग को पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। कई चीजें मैं ग्राफिकल फॉर्म में भी लाई हूँ, तो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं अगर वो देखेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने सब कुछ नहीं देखा तो प्लीज इसको देखिए, साथ ही में मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम अपना 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पार्ट फर्स्ट आज हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ 2021 विद सी एस कशिश रचवानी। फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? गाइस, आप सब लोग जानते हो कि बैंक होता है, बैंक है, और एक कौन होता है, हमारे मनी सेवर्स, या फिर एक बैंक को छोड़ देते हैं, बैंक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी है, मान लो रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी को पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोगों के घर में थोड़ा थोड़ा पैसा सेफ होता है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सेविंग करके रखते हैं। अब रिलायंस वाला सबके पास आके तो लेगा नहीं, या तो वो बैंक के थ्रू हम लोग बैंक में डिपॉजिट कराएंगे और रिलायंस वाला बैंक से लोन ले लेगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन बैंक से अगर वो लोन लेता है तो ऐसे में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपलसरी है इंटरेस्ट देना, चाहे वो प्रॉफिट कमाए चाहे नहीं कमाए। तो ऐसे में एक सेगमेंट आता है, स्टॉक मार्केट का सेगमेंट आता है, फाइनेंशियल मार्केट का सेगमेंट आता है, जहां पे रिलायंस वाला अपने शेयर्स इशू करेगा। अगर वो अपने शेयर्स इशू करेगा तो पब्लिक उसके शेयर खरीदेगी, सारा पब्लिक का पैसा अक्यूमुलेटेड होके एक जगह स्टॉक मार्केट पे आ जाएगा और वो पैसा रिलायंस वाला यूज कर लेगा। जो पैसा हमारे घर में वेस्ट पड़ा था, जो पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में काम नहीं आ रहा था, वही पैसा क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा और कंट्री की ग्रोथ होएगी, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, जो बोरोवर होता है और सेवर्स होता है इनको लिंक करवाता है एक जगह। तो फाइनेंशियल मार्केट आर अ क्रूरल लिंक इन द सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सेविंग कौन की? हाउस होल्ड ने, और इन्वेस्टमेंट किसने की? रिलायंस ने की। दे सर्व to transfer money capital or financial resources from saver to entrepreneurial borrower। मतलब एंटरप्रेन्योर ने जो बोरो करना है वो कहाँ से लेगा? सेवर से। छोटे छोटे घर में जो सेफ है पैसा वो ही यूज होगा। और कैसे होगा? फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से। आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहला, प्राइस डिटर्मिनेशन। जो कंपनी अच्छा चलेगी उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी तो उसके शेयर की प्राइस भी अच्छी हो जाएगी। जो कंपनी का काम अच्छा नहीं है, जो अच्छे से क्वालिटी वाइज चीज नहीं दे रही, तो उसकी मार्केट शेयर अपने आप कम हो जाएगा, शेयर की प्राइस गिर जाएगी। ऐसे में एक कंपनी की वर्थ पता चलने लग जाएगी और कंपनी के ओनर्स, जो मैनेजमेंट है, वो अच्छे से काम करने लग जाएगी कि हर कोई चाहेगा हमारा प्राइस इंक्रीज हो। नेक्स्ट, फंड मोबिलाइजेशन। सेवर से इन्वेस्टमेंट तक पहुंचा, सेवर से इन्वेस्टमेंट तक पहुंचा तो मोबिलाइज हुआ ना, मूव हुआ ना। थर्ड, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब भी पैसा चाहिए होता है हमें इजीली मिल जाता है। लाइक एक पर्सन है मिस्टर ए, अगर उसने रिलायंस के शेयर खरीदे तो उसने स्टॉक मार्केट में पैसा दिया, जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो शेयर सेल भी कर सकता है। तो आप जो शेयर्स होते हैं, जो मार्केट में स्टॉक बिकता है, वो इक्विवेलेंट टू कैश होता है, वो इजीली सेल होके एकदम से लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, रिस्क शेयरिंग। यहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों में। नेक्स्ट, इजी एक्सेस। सबको पता है अगर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, एनएससी पीएससी की साइट चालू करो, अपने आप लग जाएगा। हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, इजी एक्सेस है, इजीली आप लोग कोई भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
यहाँ पे आप लोग की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती, लाइक स्टैम्प ड्यूटी हो गई, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए, वो सब कुछ नहीं लगता। जितना पैसा लगाते हो उसी हिसाब से आपको चीज़ भी मिल जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन, आज 500 रुपये लगाओगे, आपने 1 ईयर 2 ईयर स्टॉक होल्ड किया, हो सकता है वो 1000 हो जाए, हो सकता है वो 2000 हो जाए, तो आपका जो पैसा है वो इंक्रीज हुआ, तो कैपिटल फॉर्मुलेट हुई। एक बार इनको डिटेल में भी देख लेंगे आगे। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैलेंजाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, मतलब जो सेविंग की थी छोटे छोटे घर वालों ने वो उनके लिए तो यूजफुल नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी सेविंग नहीं थी कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज करें। लेकिन जब वो सेविंग एक्यूमुलेटेड हो गई तो वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में यूज हो गई। इट इज द फॉरम which facilitate the flow of capital from investor to borrower. Fund are utilized for productive purpose. Next, facilitate price, इसका भी बता दिया था मैंने कि है ना, जिस चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, जो कंपनी अच्छा चलेगी उसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट में लाइक रिलायंस हो गया और भी बहुत सारी कंपनी, एप्पल हो गया, ठीक है। Price for the financial asset is determined by the equality of demand and supply in the financial market. Like हमारा जो डिमांड है वो यूँ जाएगा, ठीक है, और सप्लाई हमारी यूँ जाएगी, तो जहाँ पे भी ये कटेगा, जो भी प्राइस पॉइंट आता है वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन कर देंगे। लिक्विडिटी होती है, इजीली आप कैश में कभी भी कन्वर्ट करा सकते हो, तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल असेट इनटू कैश इज वेरी इजी, डन थ्रू मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होती है, बहुत कम कॉस्ट पे ये हो जाता है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। फाइनेंशियल मार्केट सेव अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने बताया था सब कुछ ऑनलाइन होता है। एफर्ट ऑफ द बायर एंड सेलर बाय प्रोवाइडिंग अ फोरम थ्रू विच दे कैन मीट ईच अदर टू फुलफिल देयर नीड्स। हम बायर्स और सेलर एक जगह पे मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड पे है, तो दोनों का टाइम भी बचता है और ये क्या हुई, हमारी सबसे बड़ी सेविंग हुई। तो एक बार देख लेते हैं, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, प्राइस डिस्कवरी करता है, फाइनेंशियल एसेट की लिक्विडिटी होती है, कॉस्ट कम लगती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, हमारे यहाँ पे दो तरीके के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी का मतलब होता है कैश, कैश मतलब जब भी इच्छा हुई घर से उठाया और यूज कर लिया, मतलब ये बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है। जबकि कैपिटल होती है पूंजी, लाइक हमारे घर का गोल्ड, लाइक हमारे घर का हमारे जो हाउसेस होते हैं, असेट्स होती है हमारी वो, तो ऐसे में वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होती, उनको अगर करवाना होता है तो उनको सेल करना पड़ता है, जो कि टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो कि छोटा होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, इसका मैक्सिमम टेन्योर 1 ईयर का होता है। और कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जो कि लॉन्ग टर्म चलता है, जिसका टेन्योर मोर देन 1 ईयर होगा। इसका डिफरेंस होगा आगे एकदम से मैं बता दूंगी, तब एक बार सुन लेना, आगे समझा दूंगी, आइए, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट ड्यूरेशन क्या होता है, कैपिटल मार्केट डील इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, मतलब मोर देन 1 ईयर, जबकि मनी मार्केट डील इन विद शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी हैविंग मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट में बहुत पहले कैपिटल मार्केट में क्या होता है, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किए जाते हैं। लेकिन मनी मार्केट में क्या होता है, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो ये सब हम लोग आगे आके डेप्थ में पढ़ेंगे, तो अभी एक बार सिर्फ नेम देख लेना। टाइप ऑफ कैपिटल, कंपनीज अप्रोच कैपिटल मार्केट फॉर फिक्स कैपिटल, जब कंपनी को बहुत लंबे समय के लिए कैपिटल चाहिए, जब कंपनी को लगता है मैं इजीली एकदम से नहीं चुका पाऊंगा, तब वो क्या करती है, कैपिटल मार्केट में जाती है। जबकि कंपनी को अगर डे टू डे कैपिटल चाहिए होती है, तब वो मनी मार्केट में जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया ये कि अगर कंपनी को छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, या फिर कंपनी ने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो कमीशन चुकानी है, वो कमीशन के लिए पैसा कहाँ से लाए, डे टू डे के लिए पैसा कहाँ से लाए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से लाए, वो है मनी मार्केट। तो कंपनीज अप्रोच मनी मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर बड़े टाइम के लिए हम पैसा
पैसा रखते हैं तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होती है। जबकि मनी मार्केट में पैसा कम टाइम के लिए रखते हैं तो रिस्क भी कम होती है और रिटर्न भी कम होता है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इन कैपिटल मार्केट इज हाई। एक्सपेक्टेड, एक्चुअल नहीं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इतने लंबे समय तक के लिए पैसा लगाएंगे तो हमेशा रिटर्न हाई ही आएगा। नेक्स्ट, मनी मार्केट, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन मनी मार्केट इज लेस देन ड्यू टू द शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि इसका टेन्योर कम होता है, जिसका रिटर्न भी हम कम ही एक्सपेक्ट करते हैं। लिक्विड, ज़्यादा लिक्विड कौन होगा? इजीली कैश में कौन कन्वर्ट हो रहा है? हमारा मनी मार्केट, जबकि कैपिटल मार्केट इजीली कन्वर्टेबल नहीं होता क्योंकि लंबे समय के लिए होता है। तो लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी आर कंसिडर लिक्विड इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर मार्केटेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब एक तरीके से ये भी लिक्विड होता है क्योंकि आप इजीली बेच सकते हो, लेकिन एज कंपेयर टू मनी मार्केट ही कम होता है। याद रखना, एज कंपेयर टू मनी मार्केट ही कम होता है, लेस लिक्विड होता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंजॉय हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, ये बहुत ज़्यादा ही लिक्विड होता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं होता, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है मनी मार्केट। अब आ जाते हैं मनी मार्केट, आई गया नेक्स्ट टर्म। इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, छोटे टाइम के लिए होता है, थोड़ा मोड़ा पैसा चाहिए हमें, फॉर द यूज ऑफ पीरियड अप टू 1 ईयर, ज़्यादा टेन्योर नहीं, 1 साल के लिए। मनी मार्केट प्रोवाइड मीन्स फॉर रेजिंग फंड फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए of cash on the one hand and deployment of surplus fund for short period on the other hand। मतलब कहने का मतलब ये है कि जल्दी से लेके जल्दी से चुकाने तक का ही प्रोसेस होता है। इसमें टेन्योर याद रख लेना, मैक्सिमम 1 ईयर होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, लिक्विडिटी होती है, रिटर्न कम आता है, रिस्क कम होती है। आगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, एक एक को ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। पहला होता है कॉल मनी, पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। कॉल मनी का मतलब होता है फोन करो और पैसे मंगा लो, फोन करो और पैसे मंगा लो। ये कैसे होता है? जब एक बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो दूसरी बैंक को फोन करती है। पहली बात तो बैंक टू बैंक होता है, पर्सन टू पर्सन नहीं होता, बैंक टू बैंक होता है। तो एक बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो दूसरे बैंक को फोन करती है। तो बैंक क्या करती है, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, HDFC को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने SBI को फोन किया, तो SBI ने लोन दिया किसको? HDFC का। तो ये ज़्यादा टेन्योर के लिए नहीं होता, ये 1 से 15 दिन के लिए होता है, मैक्सिमम 15 डेज ही होता है। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला मनी मार्केट मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है। मनी मार्केट मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग टेन्योर के होते हैं। तो ये कितने दिन के लिए? मैक्स टू मैक्स 14 डेज के लिए माना जाता है, 1 to 14 डेज के लिए। तो देख लेते हैं, द डे टू डे सरप्लस फंड मोस्टली बैंक आर ट्रेडेड एज कॉल मनी। ज्यादातर इसमें कौन ट्रेड होता है? बैंक होती है। द बोरोवर आर बैंक फेस टेम्परेली शॉर्टेज ऑफ कैश, एकदम से शॉर्टेज आ जाती है। हो सकता है दिवाली का टाइम है, लोग विड्रॉ ज्यादा कर रहे हैं, हो सकता है क्या हो ही रहा है, कोरोना वायरस की वजह से लोग विड्रॉ ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, दिस मे बी बिकॉज ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट और अनफोर्सिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, एकदम से फंड की रिक्वायरमेंट आ गई। अब आप अपने कस्टमर्स को तो बोल नहीं सकती बैंक की हमारे पास फंड नहीं है, तो उनको तो देना ही पड़ेगा। तो लेंडर आर बैंक टेम्परेली एक्सेस ऑफ फंड, तो जो बैंक है जिसके पास एक्सेस पैसा पड़ा है, लाइक SBI है, तो वो देगी, लेंडर होगी ना वो देने वाली। That is why it is known as interbank money market, इसको interbank call money market भी बोला जाता है। और इसका वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड होता है 1 to 14 डेज, क्योंकि बैंक को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, तो ये इसमें ट्रेड करती रहती है। नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुना। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, लाइक अभी कोरोना वायरस की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, बजट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो जब हमारी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो किसको बोलती है? RBI को, कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसा दो। अब RBI क्या कर सकता है? एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर RBI ने एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग कर दी तो बहुत सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा, और सब लोगों के पास अगर पैसा होगा तो सब लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे। डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे तो इतनी सप्लाई तो है नहीं, रिसोर्सेज तो स्केयर है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो ऐसे में चीज़ों की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई हो जाएगी।
महंगाई हो जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, उसकी वजह से आरबीआई एकदम से पैसे को प्रिंट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रिंटिंग नहीं कर सकता। तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, पब्लिक को बोलेगा कि आपकी सेविंग हमारे को दो ताकि हम लोग इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे दादा है और आरबीआई क्या है, पापा। तो पापा जो होते हैं वो दादा के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई किससे मांगेगा, पब्लिक से पैसा मांगेगा, और उस पैसे के बदले में जो बॉन्ड देगा उसको बोलेंगे ट्रेजरी बिल। अब ये बिल में कैसे पैसा लगता है, इस बिल में मिनिमम 25,000 पैसा लगा सकते हो आप, क्योंकि बहुत सेफ है, हर कोई पैसा लगाना चाहता है। तो इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। पहला 25 और इन मल्टीपल देयर ऑफ, मतलब मेरे पास 25,000 है तो मैं 25 लगा सकती, मेरे पास 30,000 है लेकिन मैं लगा कितना सकती हूँ, 25, फिर 50, फिर 75, फिर 1 लाख, मतलब 25 की टेबल में चलेगा ये। अच्छा, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडीम होता है पार पे। इशू होता है डिस्काउंट पे, लाइक 25,000 का है तो 24,500 में इशू होगा और रिडीम हो जाएगा 25,000। तो जो एक्स्ट्रा 500 रुपये मिले आप लोग को, उसको आप इंटरेस्ट मानो, डिस्काउंटिंग जो एक्स्ट्रा पैसा मिला कुछ भी मानो, वो आपको मिलेगा। ये कितने दिन के लिए होता है, मिनिमम 14, मैक्सिमम 364। वो कॉल मनी कब के लिए था, 1 से 14 डेज के लिए, जबकि ये कब होगा, 14 से 364 डेज तक। देखते एक बार, टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल, टी बिल भी बोलते हैं इसको, आर इशू बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड सोल्ड टू बैंक एंड टू द पब्लिक। बैंक को भी दे सकता है, पब्लिक को भी दे सकता है। इशू का जो पीरियड होगा वो 14 to 364 डेज होगा। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, जिसके हाथ में गया उसका होता है। जस्ट लाइक चेक है, ये ब्लैंक चेक। They are issued at discount and redeem at par। आगे दो कॉल मनी और ट्रेजरी बिल। थर्ड आता है कमर्शियल बिल। अब आरबीआई को पैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी तो आरबीआई ने इशू कर लिया। ऐसे ही कंपनियों को भी तो पैसे की जरूरत हो सकती है, कंपनियों को भी हो सकती है। तो कंपनियों को अगर छोटे मोटे पैसे की जरूरत है तो कंपनियां क्या इशू करेगी, कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल, अच्छा एक मिनट, वो कमर्शियल बिल आगे दूसरा आएगा, वो कमर्शियल पेपर होता है। तो एक बार कमर्शियल बिल वापस बता देती हूँ क्या होता है। कमर्शियल पेपर का कमर्शियल बिल का मतलब ये होता है कि जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल करती है तो ज़्यादातर जो सेलिंग की होता है वो क्या होता है, क्रेडिट पे चलता है। ज़्यादातर जो सेल्स होती है वो क्रेडिट पे चलती है, कैश पे नहीं चलती। लाइक पेप्सी ने कोई चीज़ बेची कोका कोला को, तो वो जो ट्रेडिंग होगी वो कैश पे नहीं होती, वो ट्रेडिंग पे होती है। जब भी हम लोग बिजनेस में काम करते हैं तो वो क्या होता है, क्रेडिट पे काम ज़्यादा होता है। तो क्रेडिट पे जब काम करते हैं हम लोग तो वो हमें पैसा कैसे देगा, ऐसे में जब जो कंपनी सेल करती है वो एक बिल बनाती है कि इस पर्सन ने हमसे ये चीज़ ली और ये पैसा वो हमको देगा। तो वो पर्सन क्या करता है, जो सेलर होता है वही बनाता है सेलर, और साइन किसके कराता है, बायर के साइन कराता है, और बायर ये एक्नॉलेज करता है कि हाँ मैं ये पैसा दे दूंगा। दैट इज कमर्शियल बिल। ये कंपनी टू कंपनी होता है, जबकि कॉल मनी बैंक टू बैंक था। ट्रेजरी बिल आरबीआई टू पब्लिक या आरबीआई टू बैंक था। ये किसके बीच में, यही पहचान है क्वेश्चन की, ठीक है, ध्यान सुनना, ये कंपनी टू कंपनी होगा। अब आप लोग बोलोगे कि इसका तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा ना, याद हो तो आप लोग को 11th क्लास में आप लोगों ने सुना था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंट में चैप्टर किया था। एक कंपनी क्रेडिटर क्या होता है, खुद ही बिल बनाता है, डेटर से साइन कराता है, और वो बिल बैंक से डिस्काउंट भी होता है। तो ट्रेजरी बिल वही है, ये कमर्शियल बिल है ना, या फिर ट्रेड बिल, ट्रेजरी बिल नहीं सॉरी ट्रेड बिल, ठीक है। और इसका पीरियड होता है 90 डेज, ठीक है। 3 दिन इस पे ग्रेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा 3 दिन मिलते हैं। अगर आपको उससे पहले ज़रूरत पड़ जाती है पैसे से तो आप उसको बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हो। तो आ जाते हैं, ट्रेड बिल एंड अकोमोडेटिंग बिल आर बिल्स ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन अनदर। बिजनेस टू बिजनेस होगा ये,
They are the short-term instrument generally issued for the period of 90 days. It is also discounted by bank. 3 पढ़ लिया हम लोगों ने. पहला कॉल मनी, बैंक टू बैंक 14 डेज. फिर ट्रेजरी बिल, आरबीआई टू पब्लिक या आरबीआई टू बैंक 14 to 364 डेज. ट्रेड बिल, अकोमोडेटिंग बिल, कमर्शियल बिल, कुछ भी आप बोल सकते हो, 90 दिन का होता है ये. और ये कंपनी टू कंपनी होता है. बैंक से इसको डिस्काउंट करा सकते हो अगर आपको पहले से पैसे की जरूरत पड़ती है तो. नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से पहले हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, उसको पहले पढ़ लेते हैं, है ना. कमर्शियल पेपर. जस्ट यही बात मैं बता रही थी. कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर क्या होता है? जैसे आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी, तो आरबीआई ने क्या किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला, और आरबीआई ने क्या किया, पब्लिक से इशू कराया क्या, टी बिल या ट्रेजरी बिल. ठीक है. अब ऐसे ही कंपनियों को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है. अब कंपनियों को अगर पैसे की जरूरत है और उसको बैंक से इजीली लोन नहीं मिल रहा है, या बैंक से वो लेना नहीं चाहती, या छोटे टाइम के लिए पीरियड के लिए चाहिए तो इसलिए वो बैंक से लेना नहीं चाहती, तो ऐसे में जो कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, कंडीशन है जिसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, वो कंपनी पब्लिक में एक पेपर इशू कर सकती है, दैट इज कमर्शियल पेपर. बहुत बार क्वेश्चन आया इसका कमर्शियल पेपर का. ठीक है. तो अब क्या हुआ, जब आरबीआई ने इशू किया पब्लिक को, तब तो सिक्योर था क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट आ गई, आरबीआई आ गई. हम लोग वहां पे बोल भी नहीं सकते कि अनसिक्योर्ड, वो बिल्कुल सिक्योर था. लेकिन जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी का तो कोई भरोसा नहीं है, कंपनी तो कब रातों रात भाग जाए, तो इसीलिए अनसिक्योर्ड है. दोनों में डिफरेंस देखो, वो सिक्योर था जबकि ये अनसिक्योर्ड है. वो आरबीआई इशू करती है, कंपनी इशू करती है, दोनों ही पब्लिक को इशू करते हैं. उसका टेन्योर था 14 डेज से 364 डेज. इसका टेन्योर है 15 डेज से लेके 12 मंथ्स तक. वो भी नेगोशिएबल, ये भी नेगोशिएबल. लेकिन वहाँ यहाँ पे कंडीशन है हाईली रेपुटेटेड कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि वरना तो ऐसे हर कंपनी इशू कर देगी और पैसा लेके भाग जाएगी पब्लिक का. इसीलिए यहाँ पे कंपनीज बहुत अच्छी रेपुटेटेड कंपनीज होनी चाहिए जिसकी मार्केट में गुडविल हो, उसी का पब्लिक में चलेगा, वरना नहीं चलेगा. तो कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिस करती है कंपनी कि हम आपको पैसा वापस देंगे. अच्छा, कंपनी ये क्यों इशू करती है? डे टू डे पैसे के लिए, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए करती है. या फिर एक क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने, आता है, एक कंपनी है, मान लो मिस XYZ, उस कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किए. वो जो शेयर इशू किए वो अंडर राइटर के थ्रू किए, क्योंकि कंपनी ने 100 करोड़ रुपीस मार्केट से उठाए हैं, तो उसने जो अंडर राइटर को रखा उसको 1 करोड़ की कमीशन देनी थी. अब अंडर राइटर को कमीशन देने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है. इस पैसे के लिए कंपनी क्या इशू करेगी? लॉन्ग टर्म के लिए तो उसने इक्विटी शेयर इशू किया, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का पैसा चाहिए, उसके लिए कंपनी क्या इशू करे? तो उस छोटे से कमीशन के लिए कंपनी क्या इशू करेगी? कमर्शियल पेपर. इसको फ्लोटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं. कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो उसमें जो खर्चा आता है उसको फ्लोटिंग एक्सपेंस भी आता है. तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कंपनी अगर फ्लोटिंग एक्सपेंस कर रही है, शेयर इशू करने में जो एक्सपेंस कर रही है, दैट इज फ्लोटिंग कॉस्ट, उसके लिए कंपनी कहाँ से पैसा लाए? तो वो क्या है? कमर्शियल पेपर. एक बार रीड मार लेते हैं. कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट issued by corporate with a fixed maturity period which varies from 15 days to 12 months. Since CP is unsecured, secured नहीं है, it is only issued by highly creditworthy companies, reputed leading firm. Proceed from CP, commercial paper are raised from working capital flotation cost. मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, इसको मजाक में मत लेना, इसको अच्छे से देखना क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आ जाते हैं. पहला बैंक टू बैंक, दूसरा ट्रेजरी बिल, आरबीआई टू पब्लिक, तीसरा कमर्शियल बिल, बिजनेस टू बिजनेस, कमर्शियल पेपर बिजनेस टू कंपनी, बिजनेस टू पब्लिक. लेकिन कमर्शियल पेपर में हमने ये देखा कि हाईली रेपुटेटेड कंपनीज ही होनी चाहिए. तो जो रेपुटेटेड कंपनीज नहीं है, इसका मतलब वो फ्रॉडरी हो गई? नहीं, फ्रॉडरी तो नहीं हुई ना, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आ सकती. तो वो कैसे? अगर उसको फंड की जरूरत पड़े तो क्या करें? तो ऐसे में वो कंपनीज भी इशू कर सकती है, लेकिन वो कंपनीज किसको बोलेगी?
बैंक को बोलेगी, बीच में बैंक आता है वहां पे एज अ गारंटर। कैसे आएगा बैंक, एक बार ध्यान से सुनना कैसे आएगा। कंपनीज अपनी फिक्स असेट बैंक के पास गिरवी रखवाएगी और बैंक को बोलेगी इस असेट के बदले में हमारी तरफ से मार्केट में तुम पैसा रेज करो, और वो पैसा उठा के कंपनी को वो बैंक दे देगी, क्योंकि बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी फिक्स असेट रखा हुआ है। तो ऐसे में बैंक को भी टेंशन नहीं है, पब्लिक को भी टेंशन नहीं है, फिर भी अनसिक्योर्ड होता है और नेगोशिएबल तो होता ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब कंपनीज इशू करती है तो बैंक को पता होता है, जब कंपनीज रिडीम करेगी तभी भी बैंक को पता होगा। तो ऐसे में क्या होगा, बैंक को हर चीज के बारे में पता है। तो बैंक के बीच में बैंक के होने की वजह से बैंक के मन में गद्दारी आ सकती है। कैसे आ सकती है, बैंक को जब भी पता चलेगा लाइक कंपनी से इशू किया 95 रुपीज में, 100 की चीज थी 95 में इशू किया। अब बैंक को पता है कि कंपनीज क्या कर सकती है, थोड़े टाइम बाद उसको रिडीम करेगी 100 रुपीज में। तो बैंक क्या कर सकता है, मार्केट से वो चीज पहले से ले सकता है 96 में, 97 में, ठीक है, अफवाहें फैला के कि हाँ कंपनी बर्बाद हो रही है, कंपनी कुछ भी हो रही है, ठीक है। तो लोगों से सस्ते में ले लेगा और फिर वो कंपनी को बेच देगा 100 रुपीज में। लोगों से लेगा 97 में, कंपनी को बेचेगा 100 रुपीज में, 3 रुपए का बीच में प्रॉफिट कमाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि यहाँ पे बैंक से ये डिस्काउंट नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैंक से डिस्काउंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बीच में बैंक क्या कर सकती है, गड़बड़ कर सकती है। तो इसीलिए बैंक रीडिस्काउंट नहीं कर सकती। बैंक इशू करेगी, इसको रिडीम करेगी, लेकिन डिस्काउंट नहीं करेगी जैसे कि कमर्शियल पेपर बिल करती थी। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द टाइम डिपॉजिट, ये भी टाइम का होता है। इट इज अ बियरर सर्टिफिकेट एंड नेगोशिएबल इन द मार्केट, नेगोशिएबल होता है जिसके हाथ में होता है। इट इज इशू बाय बैंक अगेंस्ट डिपॉजिट कैप्ट बाय कंपनीज, कंपनी कुछ गिरवी रखती है या फिर इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कंपनी, और इसका टेन्योर होता है 91 डेज टू 1 ईयर, ठीक है। तो पांचों के पांचों इंस्ट्रूमेंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है कॉल मनी से, कमर्शियल पेपर से या ट्रेजरी बिल से, ठीक है। तो कॉल मनी की पहचान है बैंक टू बैंक, ट्रेजरी बिल की आरबीआई टू पब्लिक, थर्ड कमर्शियल पेपर की बिजनेस टू बिजनेस, कमर्शियल बिल की बिजनेस टू बिजनेस, कमर्शियल पेपर की बिजनेस टू पब्लिक, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी बैंक, ठीक है। तो बैंक डी से याद रख लें डिपॉजिट, और डिपॉजिट का होता है बैंक के पास, तो बैंक टू पब्लिक होता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज। और यहाँ पे ज्यादातर रेपुटेटेड कंपनीज नहीं आती, जो कम रेपुटेटेड होती है वही ये काम करवाती है। आ जाते हैं नेक्स्ट डिपॉजिट, एक आई क्या डिफरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है, दोनों ही बैंक लेती है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर फ्रीली नेगोशिएबल, आप जिसके हाथ में लगा वो आप उसका हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम जो एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, वो उसी पर्सन के नाम पे होती है। लाइक अगर मैं आज एफडी कराने जाऊंगी तो मेरे नाम से ही एफडी होगी, तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। मैं अपनी एफडी किसी के दूसरे के नाम पे नहीं कर सकती। हाँ ऐसा कर सकती हूँ, मैं अपनी नॉमिनी बना सकती हूँ, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन सीडी अगर मेरे पास पड़ी है, मेरी अलमीरा में पड़ी है, कोई चोरी करके ले गया तो वो उसका हो जाएगा। CD कैन बी इशू पीरियड ऑफ 91 डेज टू 1 ईयर, मतलब 91 से 1 साल के लिए होता है। जबकि फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 14 डेज के लिए होती है और मैक्सिमम इसका कोई टेन्योर नहीं होता, आप 3 साल के लिए भी हो सकती है और 7 साल के लिए भी हो सकती है। थर्ड, CD आर इशूड एट डिस्काउंट, जबकि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है वो डिस्काउंट पे इशू होता है, पार पे रिडीम होता है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, सेम अमाउंट लिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो गाइस आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। और गाइस अगर आप लोग को ये सब कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।